जब हम कहते हैं कि यूपीएससी में पीवाईक्यूज का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो हम सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि पीवाईक्यूज सिर्फ सीएससी के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बल्कि यूपीएससी जो भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, चाहे वो सीएपीएफ हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो एनडीए हो, उसके भी पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और पीवाईक्यूज इतना बड़ा भवसागर है कि वो किसी की भी प्यास बुझा सकता है। तो अभी 2 दिन पहले 9 तारीख को यूपीएससी ने जियो साइंटिस्ट का पेपर कंडक्ट करवाया था। और ये सिर्फ एक पेपर नहीं है, ये इसे आप एक ट्रेलर समझ सकते हैं, जो कि यूपीएससी के एग्जामिनर का माइंड रिवील करता है, जो कि आपको मई 25 मई को देखने को मिलेगा यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो यहाँ हम लोग इस वीडियो में हमारा मॉडल्स ऑपरेंडी क्या होगा, हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जीएस के, जो कि आपको यूपीएससी के एग्जामिनर का माइंडसेट समझने में आपको मदद करेंगे। कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं भी होती हैं। कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो कि आपको लगेगा कि ये तो यूपीएससी ने पूछ दिया, अब तो मुझे इसका पूरा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाउंसर्स होते हैं, वो यूपीएससी हर पेपर में कुछ एक क्वेश्चन ऐसे डाल देता है जो कि आपको सोचने पर मजबूर कराते हैं, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। वो उसके आधार पर आप अपनी सोच नहीं बदलते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को मैंने चूज किया है। सारे के आंसर्स हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग माइंडसेट समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आज ही ये पेपर देखा, मैंने आज इसको अटेम्प्ट भी किया। सारे क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि इसमें कुछ कुछ ज्यादा ही साइंस एंड टेक से में कुछ ज्यादा ही डेप्थ में पूछ देता है। जियोलॉजी के कुछ ज्यादा ही टफ कॉन्सेप्ट पूछ देता है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है सीएससी के हिसाब से। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। म्यूचुअलिज्म और सिम्बियोसिस जो है, वो यूपीएससी प्रीलिम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें क्या होता है कि दोनों जो बायोटिक, एक ऐसा बायोटिक इंटरेक्शन जिसमें दोनों ही लोगों को फायदा हो जाए, ये माइकोराइजा, ये यूपीएससी पीवाईक्यू में भी आपको मिल जाएगा। लाइकेंस, एल्गी और फंगाई का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है, ये दोनों आपको मिल जाएगा। यहीं से 1 और 2 से यहीं से आंसर आपका आ जाएगा। और पॉलिनेशन वैसे तो बहुत सिंपल है कि फ्लावर और हनी बीज में ये सिम्बियोटिक यानी म्यूचुअलिस्टिक ये रिलेशनशिप होता है, तो दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं। तो ये फेयरली इजी क्वेश्चन था। और आपको ये इससे ये समझने को मिलेगा, यूपीएससी लाइकेंस का सवाल जाके देखिए, प्रीलिम्स में कम से कम 2-3 बार पूछा हुआ है, और वहां अभी भी ये रिपीट हो रहा है। तो आपको इस पर ध्यान देना है, आपको बहुत फ्रिंज टॉपिक्स पे जो छोटे छोटे एग्जांपल्स होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एनिमलिज्म और वो एमेंसलिज्म और कॉमेंसलिज्म, जो ये सब चीजें होती है उसकी जो फ्रिंज एग्जांपल्स होते हैं उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स पर ध्यान देना है और आगे बढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इज करेक्ट। अब आप देखिए, अब इकोलॉजी में क्या होता है, इन्वायरमेंट में कुछ एक रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे 10% रूल हो गया, एलेंस रूल हो गया, बर्गमैन्स रूल हो गया, ग्लॉगर्स रूल हो गया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो पहला वाला है, वैसे तो आपको करेक्ट पूछा है, ये मतलब रूल के बारे में नहीं पूछा है कि एलन रूल क्या है, बर्गमैन रूल क्या है, लेकिन ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग भी है कि जब कोल्डर क्लाइमेट में जब लिम्स छोटे होते हैं, तो वो उनको हीट कंजर्व करने में मदद करते हैं। और यही रूल है मेरे ख्याल से एलेंस रूल। ये एलेंस रूल का एक लाइन लिखा हुआ है। तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई, आज मैंने जो अटेम्प्ट किया, जिस हिसाब से मैंने सोचा, उस हिसाब से जो मेरी सोच थी, वो मैं, जो क्वेश्चन मुझे टफ लगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो क्वेश्चंस मुझे इजी लगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से हमको क्या सीख मिलती है कि एलेंस रूल कर लीजिए, बर्गमैन्स रूल कर लीजिए, वो क्या बोलते हैं 10% रूल है वो कर लीजिए, ग्लॉगर्स रूल कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि वो रूल भले ना आए, लेकिन उसका उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ सकता है। जीरो फाइटिक वेजिटेशन, अब ये जीरो फाइटिक सबको पता होता है भाई, डेजर्ट के जो भी प्लांट्स होते हैं उसको जेरोफाइटिक बोलते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो अपना इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से वहां जो है कि लीव्स जो होंगे वो बहुत वैक्सी होंगे, ट्रंक्स बहुत मोटे होंगे, रूट्स बहुत छोटे होंगे, बहुत अंदर तक नहीं होंगे। तो ये सब, सॉरी, रूट्स बहुत लंबे होंगे ताकि मतलब अंदर से उनको पानी मिल सके। तो ये सब चीजें हैं जो हमेशा से यूपीएससी में भी पूछी जाती हैं। अब आप देखिए, डेवलपिंग थिक क्यूटिकल ऑन द लीफ सर्फेसेस, जाहिर सी बात है, जब जब लीफ क्यूटिकल को उनका थिक हो जाएगा तो इनका लॉस ऑफ वाटर मिनिमाइज हो जाएगा, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा, खत्म काम। और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। हाँ, ये सब देखिए, अब जैसे इंटरफेस, ये सब देखिए, बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है यूपीएससी के हिसाब से, इतना घुस घुस के यूपीएससी नहीं पूछता है। यूपीएससी टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट ज्यादा ध्यान देता है, और वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर ज्यादा ध्यान देता है। अब ये सभी जो छोटे मोटे डिजीजेस हैं छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। 41 आ जाइए, झूम कल्टीवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता होता है, वहाँ डिफोरेस्टेशन किया जाता है, आग लगाया जाता है, स्लैश एंड बर्न होता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। अब झूम कल्टीवेशन है, ये सबको पता है, ये इन्वायरमेंटली अनसस्टेनेबल होता है, तो ये कंजर्व कैसे कर देगा, यही आपका नॉट करेक्ट हो जाएगा। अब अगले पर आते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स वाज साइंड इन द ईयर 1987। ओजोन, दुनिया जानती है भाई, दो ओजोन से रिलेटेड दो तीन चीजें हैं, पहले वियना कन्वेंशन आया था, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, फिर किगाली अमेंडमेंट आया था। तो बस यहीं से आपको मॉन्ट्रियल आंसर हो जाएगा। तो ये
क्या दिखाता है? वो ये दिखाता है कि यूपीएससी जो चीजों को इंपॉर्टेंट मानता है वो, और यूपीएससी क्या इंपॉर्टेंट मानेगा यार? इन्वायरमेंट में जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगी। अब ओजोन से रिलेटेड चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्योटो प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको सिर्फ ये ध्यान नहीं देना है कि इसमें करेक्ट आंसर क्या है, आपको थोड़ा सा इसमें क्योटो प्रोटोकॉल भी रिवाइज कर लेना है, थोड़ा सा नगोया प्रोटोकॉल जो बेनिफिट शेयरिंग वाला है वो भी रिवाइज कर लेना है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल भी जो जीएमओस की बात करता है वो भी रिवाइज कर लेना है, वो सब किस किस एक्ट से गवर्न होते हैं ये सब भी रिवाइज कर लेना है। तो इसको आपको अच्छे से करके जाना है। बाकी ये सब क्वेश्चंस फिर मैं बोलूंगा उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो 43 44 से छोड़ दीजिए। अब ये क्रिस्पर फिर से आ गया, देखिए क्रिस्पर सीएससी में भी कई बार पूछा हुआ है, क्रिस्पर क्या क्या है, सीधे क्वेश्चन आया था, और यहाँ भी वही क्वेश्चन पूछा, जीन एडिटिंग दुनिया जानती है। उसके अलावा ये देखिए कोल्ड कोल्ड विंड, ज्योग्राफी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लोकल विंड्स। एक वर्ल्ड मैप लीजिए, उस पे सारे लोकल विंड्स जो हैं 10 12, वो आप एक एक जगह एक बार में उसको मार्क करके खत्म कर दीजिए, और उसमें आपको ध्यान क्या देना है, उसका कौन से विंड का लोकेशन कहाँ है, कौन सा विंड वार्म है कि कोल्ड है, बस आपको इतना ध्यान देना है। अब इसमें ये कोल्ड विंड बोल दिया, हरमट्टन भाई पता होता है लोगों को, मेरे ख्याल से सहारा में है वार्म विंड। ट्रेमोंटे, ट्रेमोंटे मेरे ख्याल से भी उसी मेडिटेरेनियन साइड में ही है, आई एम नॉट श्योर। चिनूक भी रॉकीज में आपको मिल जाएगा। तो बचा क्या? ब्लिजर्ड बचा। तो ब्लिजर्ड आपका कोल्ड विंड, ये तो सबको पता ही होता है। यहाँ से आपका बस यही, बस आपको ये भी पता होता है कि कोल्ड इसमें से सिर्फ ब्लिजर्ड है, यहीं से आपका आंसर आ जाता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इस पर आपको ध्यान देना है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डज नॉट पास थ्रू। अब देखिए, अब मैं ज्योग्राफी करके जाता हूँ, मैपिंग भी करके जाता हूँ, लेकिन ये सब चीजें जो हैं, मतलब मैं उतना अच्छे से नहीं करके जाता हूँ, मतलब कहाँ से वो पास करेगा कहाँ से नहीं पास करेगा। तो चिली तो मुझे पता था भाई कि चिली बहुत लंबा है, तो वहां से तो पास कर ही जाएगा। ब्राजील भी लंबा है। ब्राजील, मुझे एक बात बताइए कि इक्वेटर और वो दोनों पास करता है, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर दोनों पास करता है। अब उरुग्वे परग्वे में है, मुझे इसका आंसर भी नहीं पता है। तो अब आ गया है क्वेश्चन, तो आप एक बार देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ से पास करता है, इक्वेटर कहाँ कहाँ से पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास करता है, तो एक बार देख लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। अब लामाज, ये भी मैं कर रहा था तो मुझे नहीं पता था क्या है ये, लेकिन मैंने इसका तुक्का मारा था। लामास में मैंने तुक्का कैसे मारा ये भी मैं बता देता हूँ। लामास में मुझे याद है वो वहाँ एक लानोस करके होता है, साउथ अमेरिका में एक लानोस, लानोस और कैंपोस आप नाम सुने होंगे, जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं, मेरे ख्याल से ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं नॉर्थ साउथ अमेरिका में। तो बस एल, इस कैपिटल एल और स्मॉल एल मुझे वहीं दिखा, और यहाँ चार ऑप्शंस में मुझे एंडीज वाला ही मतलब सिर्फ एंडीज का ऑप्शन ही मुझे दिखा, जो कि एल एल करके है, तो यहाँ से मैंने तुक्का मारा था एंडीज, तो यहाँ से सही हो गया था। तो ऐसे ही होता है यार, मतलब हालांकि ये पता नहीं, ये कोई एनिमल है शायद, कैमल जैसा कोई एनिमल है, और ये एंडीज माउंटेन में होता है। तो आपके ऐसे भी क्वेश्चन सही होंगे, तो वो कैसे सही होंगे, वो किस क्या सोच के आप मारेंगे ये आपको भी नहीं पता होगा। तो आप अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट कीजिए कई बार, तो वो आपका सब कॉन्शियस मेमोरी में जो चीजें आपके बसी हुई हैं वो आपको भी नहीं पता है, तो वो आपकी कैसे मदद कर जाएंगे ये आपको भी अंदाजा नहीं है। तो आप उस पर इंस्टिंक्ट पर आप रिलाई करिए। अब बाबा बुदन हिल्स, ये तो बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। बाबा बुदन हिल्स जो है वो चित्रदुर्ग चित्रमगलुर के साइड में कर्नाटक में होते हैं, जो कि कॉफी के प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस होते हैं। तो ये बहुत ही फेयरली इजी क्वेश्चन था, ये सब गलत नहीं होना चाहिए। अब लीस्ट इन परसेंटेज बाय वॉल्यूम, अब देखिए अब ये थोड़ा सा इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर पता होना चाहिए, गैसेस एटमॉस्फेयर में कैसे होते हैं। NOAC, एक बात याद रखिएगा, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। और मुझे ये बात पता थी कि हाइड्रोजन सबसे कम होता है, ये बात मुझे पता था बाई फैक्ट, पता नहीं किसी टेस्ट सीरीज वगैरह में मैंने पढ़ा था। तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन आंसर हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं जो अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने नॉलेज को ब्रिज कर लीजिए, जाके ज्योग्राफी वाले नोट्स में इसको ऐड कर लीजिए कि हाँ हाइड्रोजन सबसे कम होता है। उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ हाइट। टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ हाइट का क्या मतलब है? टेम्परेचर इन्वर्जन हो जा रहा है। जनरली क्या होता है, नॉर्मल लैप्स रेट के हिसाब से टेम्परेचर डिक्रीज करता है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ हाइट। तो वो कहाँ कहाँ होता है भाई? स्ट्रेटोस्फियर में होता है एक तो, स्ट्रेटोस्फियर में, और इसके अलावा मेरे ख्याल से थर्मोस्फियर में होता है, स्ट्रेटोस्फियर और थर्मोस्फियर, मीजोस्फियर और मीजोस्फियर और क्या है इसके ऊपर, ट्रोपोस्फियर, हाँ मीजोस्फियर और ट्रोपोस्फियर में नॉर्मल लैप्स रेट होता है, मतलब हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर डिक्रीज करता है, लेकिन स्ट्रेटोस्फियर और थर्मोस्फियर में हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर इंक्रीज करता है। फेयरली इजी क्वेश्चन, ये सब गलत नहीं होना चाहिए। पैसिफिक ओशन के प्लेट्स, अब प्लेट्स भी एक मैप लीजिए, सारे मेजर और माइनर प्लेट्स, मेजर प्लेट्स खास तौर पे आपको अच्छे से करना है, और माइनर प्लेट्स में केवल वो जो प्लेट जो इसमें मेंशन है, नास्का हो गया, कॉकोस हो गया, अरेबियन प्लेट हो गया, जो छोटे छोटे प्लेट्स हैं वो उनका लोकेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे नास्का भी आपका पैसिफिक में है, कोकोस भी पैसिफिक में है, जोंडा फुका भी पैसिफिक पैसिफिक में है। स्कोसिया का मुझे आइडिया नहीं था तो नॉट पूछा था, यहाँ से स्कोसिया आंसर हो जाएगा। तो इसको आप मार्क कर लीजिए।
अब डिस्टेंस ऑफ अबाउट 147 मिलियन किलोमीटर बिटवीन सन एंड अर्थ इज फाउंड ड्यूरिंग विच पोजीशन। अब देखिए, अब सन और अर्थ के बारे में बोल दिया और डिस्टेंस के बारे में बोल दिया। अब सबको पता होता है या तो पेरीहेलियन होगा या एपहेलियन। अब मुझे भी पता था कि या तो पेरीहेलियन होगा या एपहेलियन, लेकिन ये आपको लगता है कि कोई इसको तैयार कर पाएगा? 147 कोई नहीं तैयार कर पाएगा। जो कह रहा है तैयार कर रहा है वो झूठ बोल रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको तुक्का मारना है भाई, मैं बता रहा हूँ, इसको तुक्का ही मारना है कि 147 या तो एपहेलियन होगा या पेरीहेलियन होगा। मार दीजिए पेरीहेलियन, मैंने पेरीहेलियन मार दिया था, शायद पेरीहेलियन यही सही है, मतलब पास होता है ये। आपको लग रहा है ना कि 147 कोई ऐसी बहुत बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं लग रहा है, मतलब वैसे तो बहुत बड़ा ही है, लेकिन एज कम्पेयर टू सन और अर्थ का जो फ्रेमवर्क है उसमें रिलेटिवली छोटा लग रहा है। तो यहाँ से पेरीहेलियन मार देना है। पेरीहेलियन आपको पता होता है कि जहाँ 4 जनवरी को शायद होता है ये, जहाँ अर्थ और सन का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होता है। तो वहां से आपको, क्योंकि एलिप्टिकल पाथ है ना अर्थ का, तो उसकी वजह से सर्कल तो है नहीं जहां से सेंटर से उसका डिस्टेंस सेम रहेगा, तो एलिप्टिकल में कभी वो पास आ जाता है, कभी वो दूर चला जाता है। तो इसको आपको कर लेना है, तो यहाँ से तुक्का ही मारना है, कोई दिक्कत नहीं है। और नॉलेज को बढ़ा लीजिए, ये जाके लिख लीजिए 147 किलोमीटर। अब रिवर हुगली का ट्रिब्यूटरी। अब देखिए, अब आपको पता है तो गंगा की बेसिक जो ड्रेनेज पैटर्न होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गंगा यहाँ से आती है गंगोत्री से, यूपी, बिहार, फिर बंगाल। बंगाल में आने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूटरी में टूट जाती है, 2-4 भागों में टूट जाती है। इसका एक भाग जो है कि यहाँ चला जाता है, मेरे ख्याल से वो बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसको क्या बोला जाता है? पद्मा बोला जाता है क्या? हाँ, पद्मा, पद्मा बोला जाता है। और इधर से ब्रह्मपुत्रा आती है। ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश यहाँ से आती है, यहाँ उसको क्या बोला जाता है? सांगपो। कहाँ? तिब्बत में। फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश में सिंटेक्सियल बेंडिंग आ जाता है। सिंटेक्सियल बेंडिंग में फिर ये अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय से होते हुए आती है यहाँ बांग्लादेश। और बांग्लादेश में इसको क्या बोला जाता है? जमुना। और पद्मा और जमुना मिलके क्या बनती है? मेघना। तो यहाँ से ये देखिए, ये गंगा थी, यहाँ से पद्मा में टूट गई। और एक इसकी ट्रिब्यूटरी जो है, डिस्ट्रीब्यूटरी इनफैक्ट, ये कलकत्ता आती है, हुगली। तो हुगली इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, नॉट ट्रिब्यूटरी। किसकी? गंगा की, जो कि टूट के आती है यहाँ। अब क्या क्या देखिए, ध्यान से देखिए, पद्मा, जमुना, मेघना। अब ये तो पद्मा के बाद ये सब जमुना और फिर बाद में ये मिलके मेघना बन रहा है ना। तो ए, बी और डी तो यहीं रूल आउट हो गया। अब होगा दामोदर, मुझे पता नहीं था, लेकिन ये मतलब दिख रहा है यार कि दामो होगा ही दामोदर। दामोदर नहीं होगा तो किसका होगा? तो ये है, मतलब आराम से मैपिंग, आप मैपिंग में आपका अगर नॉर्थ टू साउथ अलाइनमेंट, ईस्ट टू वेस्ट अलाइनमेंट क्लियर है तो ज्यादातर आपके आंसर्स निकल जाएंगे। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, इजी क्वेश्चन में मैं बोलूंगा इसको। अब ये देखिए, सॉयल का टाइप पूछ दिया। अब मेरे लिए, मैं ज्योग्राफी ऊपर ऊपर से पढ़ के जाता हूँ, बहुत डिटेल में करके नहीं जाता हूँ। और मैं तो इसको मैं अपना नॉलेज एनहेंसमेंट भी नहीं करूंगा। अब मैं जो है अपने नोट्स में एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, हिस्टोसोल, एंडीसोल, इसका मतलब मैं नहीं लिखूंगा। मतलब अगर आपको इंटरेस्ट, आपको लगता है कि ज्योग्राफी को आप स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, आप कर भी सकते हैं, लेकिन मैं तो नहीं करूंगा भाई। तो ये मतलब मैंने जब देखा था तो मैंने इसको छोड़ दिया था क्वेश्चन। तो मेरे लिए तो ये टफ क्वेश्चन था। अब एक्सफोलिएशन है, अब ये भी कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा दिया भाई, किससे ये होता है? अब मैं तो पहले तो मेरा इंस्टिंक्ट ये था कि ऑल ऑफ द एबव मार मार दो आंसर, लेकिन ऑल ऑफ द एबव इसमें था ही नहीं। तो इसमें कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, टेम्परेचर चेंज, अब मुझे पता नहीं एक्सफोलिएशन एग्जैक्टली क्या टेक्निकल है, ये मुझे उतना आइडिया नहीं है, तो मैंने भी इसको छोड़ दिया था। तो हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत डिबेटेबल भी है, तो देखते हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे ही, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको रेडी होना है। ऐसे क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है। नेप, नेप जो प्रीफिक्स होता है, इसका मतलब मुझे पता था, इसको क्लाउड, क्लाउड से लिंक्ड है ये। बस यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही रूट वर्ड पर आपको ध्यान देना है, एक वर्ड भी अगर आपको पता हो। अब नेफ एनालिसिस, नेफ एनालिसिस, नेफ मतलब क्लाउड होता है, एनालिसिस मतलब तो एनालिसिस ही होता है, क्लाउड एनालिसिस, काम खत्म। डॉक्टर विंड, कोई आइडिया नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं। अब किसी को है तो पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता, पता नहीं इसका आंसर भी क्या है। तो आपको बस क्या करना है, डॉक्टर वीट क्या है, बस आपको इसको समझ लेना है, मतलब आप अपने नॉलेज में ऐड करके अपने नोट्स में डाल देना है कि डॉक्टर वीट का ये है, अब पता नहीं इसका आंसर भी क्या है। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ, थोड़ा सा हिस्ट्री पता था। 1875, अब कल ही के वीडियो में मैं और सुमित भाई जो बात कर रहे थे, उसमें यही मतलब बोलते बोलते वो मॉडर्न हिस्ट्री का वो वाला वीडियो था, स्ट्रेटजी वीडियो था। और उसमें मैंने बोला कि डेक्कन राइट्स में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं था, वो मनी लेंडर्स के खिलाफ था। और आज मैं सुबह ये क्वेश्चन देख रहा तो यही क्वेश्चन आ भी गया। देखिए, एक्सेप्शनल पॉइंट पर ही क्वेश्चन बन रहे हैं, एक्सेप्शनल पॉइंट पर ही। और वही लोग पढ़ के नहीं जा रहे हैं, और लोग वही जो कल जो मैं बात कर रहा था, इसके कौन से राजा के फूफा ने कौन से मौसा को धोखा दिया, ये सबको पता होता है। और ये बेसिक चीजें लोग पढ़ के नहीं जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से करके आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, सीधे सीधे पीवाईक्यू में रिपीटेड क्वेश्चन है, सीएपीएफ का क्वेश्चन है। ये कमला देवी चट्टोपाध्याय ने जो है उनको बोला था कि सॉल्ट मार्च को में विमेन को भी इंक्लूड करो। फेयरली इजी क्वेश्चन अगर आपने पीवाईक्यू किया हुआ है। तो यूपीएससी में क्या कर रहा है? यूपीएससी इसकी टोपी उस पे सर पहना रहा है, सीएपीएफ का डाल दे रहा है सीडीएस में, सीडीएस का डाल दे रहा है ईपीएफओ में, ईपीएफओ का डाल दे रहा है आपका सीएपीएफ में, फिर सीएपीएफ का यूपीएससी में।
मतलब सीएससी में यही तो चल रहा है, इसकी टूपी उसके सर। अब हु among द फॉलोइंग वाज नॉट ट्राइड एज एन ट्रायल, जाके देखिए यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है, ये तीनों नाम उसमें थे, सहगल, ढिल्लन और शाहनवाज खान, आंसर था आईएनए ट्रायल में थे। और मोहन सिंह, थोड़ी बहुत भी अगर मॉडर्न हिस्ट्री आपने अच्छे से पढ़ा हो तो मोहन सिंह इनिशियल फाउंडर थे, जो जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था आजाद वो इंडियन नेशनल आर्मी का, तो ये तो बहुत पहले थे। तो मतलब उससे पहले ही मतलब नहीं होंगे, मतलब इनका इनका निधन पहले ही हो गया होगा। तो ये आंसर हो जाएगा, सिंपल टाइमलाइन का सवाल है। अब नॉट करेक्टली मैच्ड, अब देखिए जब मैं ये कर रहा था तो ये मैं भूल गया था, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग भी मैं भूल गया था, और इंडियन एसोसिएशन मुझे याद था, लेकिन बॉम्बे एसोसिएशन ये मुझे पता था कि ये सुचेता कृपलानी नहीं है, ये मुझे पता था, तो बस नॉट करेक्ट पूछा, यहीं से आंसर हो गया आपका। तो बस आपको इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान देनी है, इंपॉर्टेंट चीजें अगर आपको याद रहेगा तो आप कभी ये मतलब, हालांकि ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन यूपीएससी का पीवाईक्यू भी है, ध्यान से देखेंगे तो। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, वीर शैवा मूवमेंट। अब बसावना और ये सब कर्नाटक का चुनाव हाल फिलहाल में हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है। बसावना सबको पता होता है, और बसावना में ये शिव को ही पूजा करते हैं, और ये कर्नाटक से डील करता है, तो वचन कंपोजिशन कन्नड़ा द मेर कंपोजिशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वीर शैवा ट्रेडिशन। अब हाँ, मतलब उतना आइडिया नहीं है, लेकिन सही ही होगा, मतलब मेरे नोट्स में है ये सब चीजें। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसको आपको कर लेना है अच्छे से। कृष्णदेव राय। अब देखिए ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये देखना है कृष्णदेव राय ने क्या क्या बनवाया था, ये पूछा है। कृष्णदेव टेम्पल, अब कृष्णदेव हैं तो ज्यादा चांस है कि बनवाए ही होंगे, हजाराराम बनवाए ही थे, विठल स्वामी बनवाए थे, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था। तिरुवेंगनाथा टेम्पल ऐसे करके, लेकिन मैंने इसका डी डी मैंने सोचा इनिशियली, लेकिन इसका आंसर डी नहीं, बी है। तो ठीक है, गलतियां तो हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये कहना है कि हाँ, इसका देख लेना है कि तिरुवेंगनाथा टेम्पल किसने बनवाया था। तो इसको एक बार देखकर बस उसको राजा का नाम नहीं याद करना, बस आपको मैंने बोला ना, हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे हिस्ट्री, तो हम लोग बात कर रहे थे कि कृष्णदेवराय क्वेश्चन पूछेगा विजयनगर में, तो कृष्णदेवराय के बारे में ही पूछेगा, अब पूछ ही दिया क्वेश्चन। तो हालांकि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसको याद कर, कृष्णदेवराय को अच्छे से कंप्लीट करके जाना है, अशोक को अच्छे से कंप्लीट करके जाना है, अकबर को अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। अब ये देखिए कितना कठिन क्वेश्चन है। अमॉन्ग द अष्ट प्रधान ऑफ शिवाजी हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट होल्ड एनी मिलिट्री कमांड बिसाइड सिविल ड्यूटीज। अब देखिए, एक तो ऐसे ही इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि 8 जो अष्ट प्रधान है शिवाजी के, उसमें से कौन क्या करता था, ये ऐसे ही बहुत डिफिकल्ट है। अब उसमें भी पूछ दिया कि बिसाइड्स सिविल पता नहीं क्या क्या ऐसे करके पूछ दिया, तो ये असंभव क्वेश्चन है, असंभव क्वेश्चन है सॉल्व करना। तो इसके लिए आपको टाइम खोटी करने की जरूरत नहीं है, मतलब बिल्कुल भी यहाँ टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये क्या करना है, इस क्वेश्चन की सीख क्या लेनी है कि अष्ट प्रधान जो है शिवाजी के, वो एक बार जाके रिवाइज कर लेना कि पेशवा का क्या फंक्शन था, अमात्य का क्या फंक्शन था, सुमंत क्या करता था, पंडित राव करता था, मुझे याद भी नहीं है तो मैं अभी बता भी नहीं सकता आपको। तो आपको जाके उसको एक बार रिवाइज कर लेना है। बाकी इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आउटलायर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको अपना सोच नहीं बदलना है। अब बैटल ऑफ चिन्हात, मैं जनरली मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाता हूँ, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था, मेरे लिए टफ क्वेश्चन था, लेकिन आपको एक बार देख लेना है कि क्या है। मेरे ख्याल से इसका आंसर सी है, तो अगर आप अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे तो ठीक रहेगा भविष्य के लिए। ऋग्वेद में दुनिया जानती है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट गॉड जो है कि आपका इंद्र होता है, ये फेयरली इजी क्वेश्चन। अब भक्ति पोएट्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, अब ये भी, ये कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया नहीं, हाँ ये तो आइडिया है, बी वाला तो जयदेव गीत गोविंद सही है। एक नाथ, ये भी कोई आइडिया नहीं। तुलसीदास का मुझे पता था कि ये आध्यात्म रामायण नहीं, ये रामचरितमानस लिखे हैं, तो रामायण से रिलेटेड उन्होंने रामचरितमानस लिख दिया, तो ये आध्यात्म रामायण क्यों लिखेंगे, तो मैंने इसका डी मारा था, हालांकि पता नहीं इसका आंसर क्या है, एक बार आप लोग चेक कर सकते हैं, मैंने तो इसका डी ही सोचा था, मेरे ख्याल से सही भी है। तो ऐसे ही करना है, एक देखिए, एक दो बातें मुझे पता थी, यहीं से आंसर निकल गया, जयदेव गीत गोविंद ये मुझे पता था, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा ये मुझे पता था, बस। अब एक ये क्वेश्चन, हाँ ये पॉश वाला क्वेश्चन आ गया, पॉश आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस। इट इज बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस इमर्जिंग फ्रॉम विसाखा, भाई सबको पता होता है, हाँ विसाखा। अब देखिए, इट इज मैंडेटरी फॉर एन एम्प्लॉयर विद 2 एम्प्लॉयज टू फॉर्म इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। अब देखिए ध्यान से आप देखेंगे, जो सोशल जस्टिस के क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आते हैं, उसमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं वो ऐसे ही बनाए जाते हैं। मैटरनिटी लीव रहेगा 26 हफ्ता के लिए, उसको 12 हफ्ता कर देगा। क्रेशे फैसिलिटी रहेगा 6, उसको 4 कर देगा, या रहेगा 4 उसको 4 कर देगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रहेगा, उसको 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बना देगा। क्योंकि गलत बनाना बहुत आसान है ना, इसको मान लीजिए 4 होगा, इसको 2 कर दिया, 6 होगा 2 कर दिया, तो बहुत आसान है गलत बनाना। तो यहाँ से बस अब इसको एलिमिनेट करिए, और ये आपको पता ही है, पहला वाला तो सही है, वन आंसर हो जाएगा आपको। और तीसरा देखिए, विशाखा इज द नेम ऑफ द वुमेन हु कंप्लेंट हु फाइल्ड द केस। अब देखिए एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, उसने देखा होगा कि विशाखा वुमेन नहीं है, विशाखा कोई और कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो उसको उसको तो स्टेटमेंट बना, अगर
अगर विमेन होती तब तब उसका दिमाग नहीं चमकता, और वो उसने देखा कि विमेन नहीं है, तब इसने गलत स्टेटमेंट बना दिया। तो एग्जामिनर की साइकोलॉजी को समझिए, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है इसको समझना। जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, खासतौर पे यूपीएससी के क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको आइडिया लगने लगेगा। तो ये वन ऑफ द इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा कूल होके इन क्वेश्चन को करना है। आर्टिकल 16 के बारे में पूछ दिया, मतलब पॉलिटी में तो भाई फंडामेंटल राइट्स के एक एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, उसके सब क्लॉजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नथिंग इन द आर्टिकल सेट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग द प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस, यही लाइन ही है, आर्टिकल 16 की यही लाइन ही है। स्टेट कैन डिनाई वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज अ डॉक्टर इन द आर्मी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑन द मतलब प्रेगनेंसी के आधार पर स्टेट डिनाई कर सकता है। ये तो वैसे ही एब्सर्ड बात लग रही है, ये मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या है, लेकिन वैसे ही एब्सर्ड बात लग रही है। और दूसरी बात, ये जो विमेन वाली जो बात है, ये 15 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है। ये 16 में, आर्टिकल 16 में विमेन की बहुत स्पेशल एक्सेप्शन की बात 16 में नहीं की गई है। तो यहीं से 2 को एलिमिनेट करिए, 2 को एलिमिनेट करिए, यहीं से आपका आंसर आ गया। 3 भी देख लीजिए, क्रीमी लेयर अमॉन्ग्स द बैकवर्ड क्लास आर, बिल्कुल इनकम क्राइटेरिया ओनली थोड़ी होता है, वहां तो लिखा भी है आपका सोशल और एजुकेशनल क्राइटेरिया होता है। तो मतलब इसको आपको अच्छे से करना है, फंडामेंटल राइट अच्छे से करना है। सुमित भाई ने जो वीडियो अपलोड किया है, उसका एक पार्ट बाकी है, हम लोग जल्दी अपलोड कर देंगे, उसको आप अच्छे से देखिए। तो बजाय इसके कि आप लक्ष्मीकांत 2 दिन में पढ़ रहे हैं, वो वीडियो देख लेंगे, आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए आर्टिकल 61 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट को इम्पीच करना। और ये कौन प्रेफर कर सकता है, ये जो है कि आइजर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में ही हो सकता है। वाइस प्रेसिडेंट को कौन कर सकता है बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आगे बढ़ते हैं। 70 वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? तो ये जो है कि मेंबर्स ऑफ लोकसभा होते हैं और मेंबर्स ऑफ राज्यसभा होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। प्रेसिडेंट में क्या होता है, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स नहीं होते हैं। तो ये सब चीजें बार बार इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी बार बार इसको रिपीट करेगा। तो बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब ये सब अब देखिए, ये सब जो क्वेश्चन है ना, चेयर ऑफ G20 फॉर ये यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं है, मतलब मेरे ख्याल से मेरे कहने का मतलब सीएससी का क्वेश्चन नहीं है। ये सब ऐसे क्वेश्चन सीएससी में नहीं आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को के आधार पर आपको मतलब बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, 106 अमेंडमेंट 2024 सीएससी में पूछ दिया, मैंने बोला ना इसकी टोपी उसके सर। तो बस, और उसमें लिखा भी था ये वाला 15 साल वाली बात, एक ऑप्शन में था उसमें, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया। तो इसकी टोपी उसके सर ही चल रहा है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि वो जो एग्जामिनर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एग्जामिनर, जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, उन उनकी नजर में ये सब एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उन लोगों ने अपनी जिंदगी जी लिया है, अब हम लोगों को ये अवसर है कि हम लोग अपनी जिंदगी जिए। तो उनके लिए कोई बहुत, ये बहुत जीने मरने का सवाल नहीं है, वो इसकी टोपी उसके सर ही करेंगे। हम लोगों ने अपने दिमाग में बनाया हुआ है कि ये एग्जाम बहुत बड़ा है, ये एग्जाम उससे छोटा है, ये एग्जाम सबसे छोटा है। तो नथिंग इज ग्रेट और लिटिल एक्सेप्ट बाय कंपैरिजन, जोनाथन स्विफ्ट कहता था। तो उनकी नजर में ऐसा कुछ नहीं है, हमारी नजर में है ये सब। तो कहने का मतलब ये कि जो पीवाईक्यूज ऑलरेडी पिछले सालों में आ गए हैं, उसको आप अच्छे से करके जाइए, वो ये इतना बड़ा भाव सागर है कि आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते, मनी बिल देखिए, फिर वही, इस बार भी पूछा था सीएससी में। मनी बिल पास बाय द लोकसभा शैल बी रिटर्न बाय द राज्यसभा विद इन 14 days, सही बात है। लोकसभा शैल एग्री टू द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा, बस गलत हो गया, 2 को काटिए। यही चल रहा है, यही चल रहा है, पॉलिटी में पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है, और ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी वाज इंस्पायर्ड बाय आयरलैंड, खत्म, खत्म, यूएसएसआर से लिया गया, 2 ओनली, पढ़ना ही नहीं आगे। अब हाँ, पढ़ना नहीं है वो ठीक है, लेकिन मैंने बोला ना, जड़ हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछ देता है, तो आप इतनी जल्दी आगे बढ़ मत भैया, थोड़ा सा अच्छे से इत्मीनान से पढ़ लीजिए। ठीक है, डीपीएसपी में क्या नहीं करेक्ट है, इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट, सही बात है, इट इज एनफोर्सेबल। देखिए, अब अब मैंने बोला कि जब दो एक दूसरे के ऑपोजिट स्टेटमेंट्स हैं, तो आंसर उसी में होता है। तो या तो नॉन नॉन इन्फोर्सेबल होगा, या तो इन्फोर्सेबल होगा। इट इज एनफोर्सेबल वाला गलत हो जाएगा। तो बस यही चल रहा है, आगे नीचे आपको पढ़ना ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन किसके किसका इलेक्शन करवाता है भाई, सबको पता होता है, पार्लियामेंट का करवाता है, स्टेट लेजिस्लेचर का करवाता है, प्रेसिडेंट करवाता है, वाइस प्रेसिडेंट करवाता है, पंचायत का नहीं करवाता है। पंचायत के लिए अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन बना है। तो अब इससे आसान क्या लेंगे आप? यूसीसी आर्टिकल 44, अब इस पे इसको तो एक्सप्लेन करना भी जाती होगी। आगे बढ़ते हैं। पार्ट देखिए, इस साल सीएससी में पूछ दिया पार्ट, और वही थोड़ा सा इधर उधर करके पार्ट यहाँ भी पूछ दिया। पार्ट 9 जो होता है वो पंचायत होता है। पार्ट 9A जो होता है वो म्यूनिसिपैलिटी होता है। पार्ट 9B जो होता है वो कोऑपरेटिव होता है। बस एक ही पूछा है, कोऑपरेटिव। वो जो हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे, उसमें मैंने बोला भी था कि जो पार्ट्स है, जो एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें मैंने कुछ एक पार्ट्स को हाईलाइट किया है। उसमें मैंने हाईलाइट किया है पार्ट 9B। ये पार्ट 9B बहुत इंपॉर्टेंट, इस साल जो सीएससी में क्वेश्चन आया था, वो पार्ट 9 का क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से 9A का क्वेश्चन था। यहाँ 9B पूछ दिया, यही तो चल रहा है।
एपिको मूवमेंट, अब देखिए इन्वायरमेंट में कुछ एक मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हालांकि कुछ ज्यादा ही फैक्चुअल है। तो आपको क्या करना है कि बस एक इन्वायरमेंट के मूवमेंट्स का एक लिस्ट बना, साइलेंट वैली मूवमेंट हो गया केरला से, एपिको मूवमेंट हो गया आपका कर्नाटका से, उसी तरह से बिश्नोई मूवमेंट हो गया आपका राजस्थान से। ये सब चीजें हैं बस, 5-6 मेजर मूवमेंट्स का नाम, चिपको मूवमेंट हो गया आपका उत्तराखंड से। ये सब चीजें बस एक नोट्स बना लेना है, बस एक स्टेट के साथ, बहुत डिटेल में नहीं, बहुत डिटेल में नहीं। डेवलपमेंट प्लान, 5 ईयर प्लान यूएसएसआर से लिया गया, बिल्कुल। प्लानिंग कमीशन 1950, सही। 5 ईयर प्लान वाज सपोज टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर, बिल्कुल। क्या करना है इसमें, सही है। सॉफ्ट स्टेटमेंट है। अब ये सब ये सब जो क्वेश्चन है 86 87 28 का टेंशन नहीं लेना, इतना कठिन नहीं बताता यूपीएससी, मतलब हाँ। अब देखिए, द कोऑपरेटिव एग्रीगेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन फॉर्म कॉलोनीज ऑन वेरियस बाय क्रिएटिंग। अब देखिए ये क्वेश्चन को मैं बोला मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि यूपीएससी जो बायो प्रेफिक्स वाले जो कीवर्ड्स है ना, वो यूपीएससी के थोड़े से फेवरेट होते हैं। हालांकि मुझे इसका आंसर नहीं पता था, मतलब अभी भी नहीं पता है। तो आपको क्या करना है, बायोपाइल का मतलब देख लेना है, बायोमार्कर का मतलब देख लेना है, बायोफिल्म का मतलब देख लेना है, और बायोमास का तो पता ही होता है। तो ये है असली पेपर एनालिसिस। अब हर हर क्वेश्चन पर आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जो यूपीएससी के पीवाईक्यूज के हिसाब से, जो यूपीएससी जिन, जैसे यूपीएससी का पीवाईक्यूज आप देखेंगे जो इन्वायरमेंट टर्म्स में पूछता है, कार्बन अगर उसमें लगा हो, चाहे वो ब्लू कार्बन हो, ग्रीन कार्बन हो, ब्लैक कार्बन हो, या फिर कार्बन कैपिटल हो, कार्बन सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन हो, ये सब यूपीएससी फोकस करता है। क्या तो था वो यूनेप वाला, बिल्डिंग वाला, कॉमन मैट्रिक, कार्बन मैट्रिक। तो ये सब चीजें यूपीएससी फेवरेट है यूपीएससी का। और बायो कीवर्ड वाले भी, बायो कीवर्ड वाले भी यूपीएससी का फेवरेट है, ग्रीन कीवर्ड वाले, ये फेवरेट है यूपीएससी का। तो इसको आपको ध्यान देकर इन चारों का मतलब आपको देख लेना है कि क्या क्या है, मुझे इसका आंसर नहीं पता है। तो ये है असली पेपर एनालिसिस। अब करेक्टली एक्सप्लेन द स्पीशीज यूनिक, अब यूनिक इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट, इट्स रोल एंड पोजीशन इन द स्पेशियल हैबिटेट एट अ गिवन टाइम। हैबिटेट मतलब क्या होता है, वो जहाँ रहते हैं। और जो यूनिक फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो हर स्पीशीज के लिए एक यूनिक होता है, उसको नीश कहते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो थोड़ा सा करके जाना है आपको, ये सब गलतियां आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसके बाद क्या कर, अब ये सब नहीं, मतलब इतना, अब ये नीस एक्सपेंशन, नीस रिप्लेसमेंट, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, भाई साहब देख ही के डर लग जा रहा है। तो वैसे हम लोग को भी लग जा रहा है, मैंने 2 बार फॉरेस्ट का कट ऑफ क्लियर किया हुआ है, लेकिन ये मुझे देख के ही डर लग जा रहा है। तो मैं ये बताऊंगा भी नहीं किसका क्या है, और मुझे पता भी नहीं है। अब डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्ट्स इकोसिस्टम डायनेमिक्स। अब डिस्प्रोपोर्शनेटली कौन अफेक्ट करेगा, मतलब वो अगर नहीं रहेगा तो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कौन होते हैं, कीस्टोन होते हैं, खत्म काम। रामसार साइट्स हमेशा इंपॉर्टेंट थे और आज भी इंपॉर्टेंट है। रामसार खास तौर पे जो आजकल में जो अनाउंस हुए हैं रिसेंट रामसार साइट, खिजाड़िया गुजरात में ही है, रुद्रसागर सीएससी पीवाईक्यू 2022, भखीरा ये नहीं पता, ये भी मेरे ख्याल से यूपी में ही है। हाँ यूपी में है ये, गलत हो गया यही आपका सही हो गया, मतलब हैदरपुर उत्तर प्रदेश होता ही है। सेडिमेंट्री, 2 सेडिमेंट्री होते हैं, कौन, सल्फर और फास्फोरस, आ गया फास्फोरस। 2021 का क्वेश्चन यूपीएससी। पूर्वोदय इनिशिएटिव, अब देखिए इतने पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे, करंट अफेयर के क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो कि यूपीएससी जिस तरह से पूछता है वैसे क्वेश्चंस नहीं आए हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है जो यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन है कि पूर्वोदय इनिशिएटिव जो है किन कौन कौन स्टेट को इंक्लूड करता है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस को आपको कर लेना है, मतलब एक बार करंट अफेयर के प्रैक्टिस के लिए एक बार कर लेना है कि कौन कौन है। अब हालांकि मैंने जब किया था तो मतलब मुझे नहीं लगा था कि झारखंड भी होगा, लेकिन झारखंड भी है इसका आंसर। तो ठीक है, मतलब गलतियां तो हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ यूएसए, अब ये थोड़ा सा बाउंसर क्वेश्चन है, किसी को नहीं आएगा, किसी को इतना बहुत अंदर करके पूछा है। कैलिफोर्निया हैज द लार्जेस्ट एलोकेशन ऑफ वोट्स, किसको पता है भाई, किसको पता है। इन 2016 हेलेरी क्लिंटन वॉन मोर परसेंटेज ऑफ पॉपुलर वोट्स देन डोनाल्ड, कोई बात, कोई आइडिया नहीं भाई, कोई आइडिया नहीं। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कैन नॉट विन एन इलेक्शन विदाउट विनिंग हायर। अब ये सब देखिए, अब किसी को पता है तो ड्यू रिस्पेक्ट है उनको, मतलब अच्छी बात है, आपने क्वेश्चन सही कर लिया। लेकिन किसी को अगर नहीं पता है तो इसमें टाइम बर्बाद मत कीजिए, मतलब ऐसे क्वेश्चंस खास तौर पे जब ये पूछा जा चुका है इसमें क्या नाम है जियो साइंटिस्ट में, तो बहुत लेस प्रोबेबल है कि यूपीएससी में आएगा। तो इसको आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं इसको मैंने गोला भी क्यों बनाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी वही वन लाइनर क्वेश्चन है यूपीएससी में जिनका रेलेवेंस बहुत कम है। हालांकि इस साल का क्वेश्चन आ गया था वो आपका वाई भारत मैटर्स आ गया था और गरबा आ गया था, लेकिन बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि मतलब ये सब चीजें फिर से पूछी जाए और 7-8 क्वेश्चन ऐसे आ जाए। ये यूपीएससी में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और इसको तैयार करने में बहुत टाइम लगता है, ये सब जो छोटे छोटे करंट अफेयर है करने में बहुत टाइम लगता है। स्टैटिक पढ़ के जाइए, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वही उसी टाइप के क्वेश्चंस है जो कि
वन लाइनर टाइप के हैं। तो कहने का मतलब क्या, हम लोगों ने लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिया है। आपको ये अंदाजा मिला होगा कि मतलब बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। खास तौर पे जो जीएस के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस क्या है, कुछ कुछ क्वेश्चन से जो थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ माइंड डिमांड करते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन जो स्ट्रेट अवे पीवाईक्यू से लिफ्ट होते आए हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड थीम्स पे जो यूपीएससी फोकस करता है, चाहे वो म्यूचुअलिज्म हो गया, चाहे वो डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, यूपीएससी के लिए अभी भी वो इम्पोर्टेंट है। इतना करके जाइए। हम लोग ये बहुत टाइम से ये एम्फेसाइज कर रहे हैं पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस। आप इसको इग्नोर करके नहीं जा सकते, इसको आप अच्छे से करके जाइए और आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। आप इतना फेथ रखिए अपने आप पर। थैंक यू वेरी मच।